नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। तो सदन में आएंगे आज 21 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और आज पारित होगा अनुपूरक बजट। आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का आज आखिरी दिन है और सदन में ध्यान आकर्षणों जैसे बाढ़ आ गई है। आज कुछ 21 ध्यान आकर्षण सदन में आएंगे। इनमें राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल में वित्तीय अनियमितता, सिंगरौली में वन भूमि की अवैध कटाई, रतलाम के निजी स्कूल में छात्र द्वारा आत्महत्या के प्रयास जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। तो आज का ये अहम है दिन। आपको बता दें कि कल भी सदन में हंगामा हुआ, सदन के बाहर भी हंगामा देखने को मिला था। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में आज 21 ध्यानाकर्षण आएंगे। आज अनुपूरक बजट भी पारित होगा। कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर आज हंगामा हो सकता है। तो आपको बता दें कि फसल बीमा राशि कम मिलने, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्ति, टीकमगढ़ में भवनों का हैंडओवर लंबित रहने जैसे कई विषयों पर आज चर्चा होगी। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज सदन में अनुपूरक बजट पारित होगा। हंगामा आज भी हो सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आज आखिरी दिन है सदन की कार्यवाही का। कल हंगामेदार रहा, आज क्या कुछ रह सकता है? देखिए, बिल्कुल आज अगर हम बात करें तो आज भी सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज आखिरी दिन है। सिर्फ 5 दिन का सत्र था और लगातार विपक्ष हर दिन ये मांग करता आया कि सत्र की अवधि बढ़ा दी जाए। सबसे पहले तो ये बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस ने एक रूटीन प्रोटेस्ट की जो तैयारी कर रखी है, जिसमें वो कार्रवाई शुरू होने के पहले एक अलग तरीके का विजुअली बेस्ड प्रदर्शन करती है, वो होगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है आरजीपीवी में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर। उस पर आज एक बड़ा फैसला हो सकता है और उस निश्चित मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस होगी, क्योंकि सरकार ने जब आरजीपीवी को शुरू किया था तब बहुत सारे दावों के साथ शुरू किया था, लेकिन हमेशा वो विवादों में रही है। किसानों के मुद्दे पे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसपे कल भी सदन गरमाया था और आज भी ये माना जा रहा है कि सदन की कार्रवाई इसको लेके कहीं ना कहीं हंगामेदार होगी। कुल मिला के आज अगर ध्यानाकर्षणों की संख्या भी देखें, हालांकि इतने ध्यानाकर्षण लिए जाना कितना संभव है ये देखने वाली बात होगी, पर इतने ध्यानाकर्षण में से आधे पर भी अगर कहीं ना कहीं अगर आज चर्चा होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी जो विधानसभा की कार्रवाई है वो हंगामेदार, गर्माहट भरी रहेगी। जी चलिए, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बात करें तो इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है। आज ग्वालियर जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। दिवंगत पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो रायपुर से सुबह 9 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। ग्वालियर से रायगढ़ भी जाने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ में अघोर गुरुपीठ जाएंगे। सीएम साय रायगढ़ से शाम 5 बजे रायपुर लौटेंगे। तो आज सीएम साय ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर से रायगढ़ आने का कार्यक्रम है और रायगढ़ से शाम 5 बजे तक रायपुर लौटेंगे। ग्वालियर में हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के घर भी जाएंगे और उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिवंगत पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो रायपुर से सुबह 9 बजे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज ग्वालियर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री और आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के घर भी जाएंगे। पूरी जानकारी उनके इस दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर में हरिभूमि और आईएनएच 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के घर जाएंगे। बीते दिनों उनके पूज्य पिताजी
पंडित कीर्ति नारायण द्विवेदी का निधन हो गया था, तो आज शोकाकुल परिजनों से भी भेंट करेंगे, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। रायपुर से सुबह 9 बजे ग्वालियर के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना होंगे और ग्वालियर में डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के घर जाएंगे। उसके बाद फिर वापसी में रायगढ़ जाएंगे और रायगढ़ में अघोर गुरुपीठ में भी उनके दर्शन का पूजन का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। तो रायगढ़ से शाम 5 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का आज का जो दिन है वो बेहद व्यस्तता से परिपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री पहले ग्वालियर जाएंगे, इसके बाद वापसी में रायगढ़ का भी उनका दौरा निर्धारित है। जी बिल्कुल, गौरव बने रहेगा हमारे साथ, और भी कुछ खबरों में आपसे बातचीत करेंगे। तो वाकई ये ग्वालियर जाने का कार्यक्रम है सीएम का, और चौरारी भूमि यानी हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के घर भी जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, 6 दिसंबर को कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की बैठक। ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। तो 41 नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को पीसीसी ने बुलाया। रायपुर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ अध्यक्षों की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 6 दिसंबर को कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की ये बैठक होनी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले कांग्रेस ने इस बैठक का आयोजन किया है। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए, इस खबर पर भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव, जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं, पिछले दिनों ही नाम का ऐलान हुआ है, तो अब उनकी बैठक होनी है 6 तारीख को, पूरी जानकारी से लेकर। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष है, 41 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल रायपुर बुलाया है। 6 दिसंबर को उनकी जो बैठक है वो होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी अध्यक्षों को किस तरह से कामकाज होना और आगामी ट्रेनिंग कैंप जो लगना है उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। परिचयात्मक बैठक होगा। साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें दिशा निर्देश भी देंगे कि आने वाले समय में किस तरह से कामकाज का संचालन किया जाना है। चूंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो कार्यक्रम है संगठन सृजन, उसके तहत इनकी नियुक्ति की गई है, तो ऐसे में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम भी किस तरह से होना और आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करना है, इन तमाम विषयों पर जो रणनीतियां हैं वो तय की जाएगी। तो इस वजह से कल दोपहर 2 बजे राजीव भवन में होने वाली बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी चले, नजर बनाए रखेगा और बने रहेगा हमारे साथ। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और 41 नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को पीसीसी ने रायपुर बुलाया है। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव विकासशील लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। 9 दिसंबर को होगी सीएस की अध्यक्षता में बैठक। बजट के नवीन प्रस्तावों और कार्यों की समीक्षा होगी। विभागों के प्रस्तावों की ऑनलाइन एंट्री पर भी चर्चा होगी। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। वर्ष 2024-25, 2025-26 में शामिल कार्यों की प्रगति पर प्रेजेंटेशन होगा। तो विभिन्न विभागों के कार्यों की अद्यतन स्थिति, कार्य योजना पर चर्चा होगी। तो सीएस की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए, मुख्य सचिव विकासशील महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले गौरव, इसे लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। मुख्य सचिव विकासशील 9 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। इसमें सभी विभागीय सचिव जो है वो मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और बजट के नवीन प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि बजट में जो शामिल होने वाले प्रस्ताव उसको लेकर 2-2.5 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती, तो इस बैठक को उसी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बजट की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जो पिछले कार्य रहे, पिछले प्रस्ताव रहे जिन्हें बजट में शामिल किया गया था, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, क्या उनमें फिर से नई राशि एलोकेट करने की आवश्यकता है या जो नए प्रस्ताव आएंगे उनके लिए कितनी राशि दी जानी चाहिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं शासन की, उनकी क्रियान्वयन की जो समीक्षा है वो भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही साथ विभिन्न विभागों के जो आगामी कार्य योजना होगी, किस तरह से आने वाले समय में रोड मैप तैयार करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन किए जाना, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो इस लिहाज से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए गौरव आपका। चलिए बात हो रही थी सुकमा से बड़ी खबर की। ज्वेलरी शॉप में लूट का ये पूरा मामला, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 घंटे में ही आरोपी गिरफ्तार। तो घटना के बाद जिले की सीमा को भी सील कर दिया गया था, जिसके बाद ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
तो 3 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब ये घटना हुई थी, उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। सुकमा में यहाँ पर बदमाश पहुंचे थे, हथियारबंद बदमाश पहुंचे थे और लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। तो ये बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। 3 घंटे में ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और घटना के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया गया था। ज्वेलरी शॉप में ये लूट का पूरा मामला है। पुलिस को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। तो 3 घंटे में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन रेट को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल का एक और बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस गाइडलाइन से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। और भी क्या कुछ है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में जमीनों की गाइडलाइन रेट को लेकर विरोध का दौर अभी थमा नहीं है। इसी बीच पूर्व मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के तल्ख तेवर ने सियासत तेज कर दी है। पहले तो बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जमीनों की गाइडलाइन रेट को वापस लेने की मांग की। अब बृजमोहन अग्रवाल का एक और बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल ने दो टूक लहजे में कहा, अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर गाइडलाइन रेट जारी कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित लोगों या जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की गई है। अगर इसी गाइडलाइन रेट को यथावत रखा गया तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल का तर्क है, छत्तीसगढ़ में हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के जमीन कारोबार होता है। इस गाइडलाइन रेट से इसमें भारी गिरावट आएगी, अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर अब कांग्रेस भी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार अपने वरिष्ठ सांसद से लेकर आम लोगों की भावनाओं की भी अनदेखी कर रही है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, अगर कहीं विषमताएं होगी तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी लोगों से बातचीत कर उसे दूर करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल के पत्र पर कहा कि वह अपने सांसद होने के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। भाजपा में अंतर्कलह जैसी कोई बात नहीं है। विचार विमर्श करना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों, समाज के लोगों से बातचीत कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। इसमें कमेटी बनाने की आवश्यकता है क्या? क्या सरकार ने किसी आम जनता से चर्चा करके गाइडलाइन दर बढ़ाया है क्या? क्या कोई विशेष कमेटी बना के उन कमेटी से चर्चा करके बढ़ाया है क्या? तो फिर कमेटी की आवश्यकता क्या? बोले सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए बढ़ी हुई दर को। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में जो संशोधन किया गया है उस पूरे प्रक्रिया को समझना पड़ेगा और उसके लिए जल्द ही हमारी सरकार जो है उसको प्रचार प्रसार के लिए उसमें जो क्लाज हैं, चूंकि ऐसा एक वातावरण तैयार किया गया है कि सभी में 5 गुना रेट बढ़ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई स्थानों पर जहां बाजार भाव हैं वो बहुत कम थे, वो भी बढ़े हैं, जिससे बैंकों में भी लेने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर पहले ही बवाल कम नहीं था। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल के पत्र ने इस पर सियासत तो तेज कर ही दी है। कांग्रेस को बैठे बिठाए राजनीति करने का मौका भी दे दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सरकार क्या फैसला लेती है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। उधर खबर इंदौर से है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की थी, जिसका संगठन के कार्यकर्ताओं ने ही खुला विरोध कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपने ही संगठन के फैसले पर नाराजगी जताई। दरअसल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे उन नेताओं को संगठन में पद दे रहे हैं जिन्होंने पूर्व में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। यही नहीं, कुछ क्षेत्रों में उन्होंने बीजेपी के पार्षद प्रत्याशियों के लिए भी काम किया था। हम लोगों को पद न देते हुए पार्टी ऐसे लोगों को पद दे रही है जो विधानसभा और पार्षद चुनाव में
निर्दलीय चुनाव लड़े हुए हैं, उन लोगों को पद दे रही है। आज ब्लॉक अध्यक्षों का स्वागत जो है वो सांसद के द्वारा किया जा रहा है, जबकि आज ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हुई नहीं, उसके बाद भी शहर अध्यक्ष जी अपनी मर्जी से ही लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं और उनका स्वागत करा रहे हैं। ये सीधे सीधे ये फुल छाप कांग्रेसी जो है उन लोगों को पद बांटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई नेशनल हेल्थ मिशन के जिला प्रोग्राम मैनेजर विजय पांडे की मानहानि केस के बाद हुई है। कोर्ट ने तीनों को यहां पर 16 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर विजय पांडे ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ये आरोप लगे थे कि कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ फर्जी अंक सूची की मदद से नौकरी करने के आरोप लगाए थे। इधर बात एसआईआर की करते हैं। आगरमालवा जिले में एसआईआर प्रक्रिया 100% पूरी हो गई है। जिले की दोनों विधानसभाओं के 4,77,558 मतदाताओं के सभी फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन जो है वो कार्य पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने इस काम को पूरी तरह से मिशन मोड पर अंजाम दिया। एसआईआर प्रक्रिया में लगभग 20,000 से अधिक ऐसे मतदाता मिले जिनकी प्रविष्टि दोहराई गई थी, उन्हें चिन्हित कर अपडेट किया गया। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि 611 बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। तकनीकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला और तहसील स्तर पर वॉर रूम तैयार किए गए थे। हमारे ज़िले में लगभग 4,77,500 मतदाता हैं और उनमें से 100% फॉर्म्स जो हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म जो हमने वितरित किए थे उनका डिजिटाइजेशन हो गया है। 100% की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो कि नो मैपिंग में अभी हमारे मतदाता हैं, जो कि लगभग 2% अभी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी प्रक्रिया में था वो ये था कि हमको जो फॉर्म्स थे वो बीएलओ को स्वयं भर करके मतदाताओं से प्राप्त करके फॉर्म्स भर के और फिर उनको डिजिटाइज करना पड़ रहा था। तो जो काम था वो उसमें एक्स्ट्रा समय हमारा लग रहा था, क्योंकि बीएलओ को फॉर्म ढूंढना भी था, फॉर्म भरना भी था, उसके बाद डिजिटाइज भी करना था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से यहाँ हमको फेस करना पड़ा है। शोलेसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।